गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने इंश्योरेंस के 3 प्रिंसिपल पढ़ लिए थे। कौन से? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है ना। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल वारंटी के बारे में आपने पढ़ रखा है, गारंटी और वारंटी होती है। तो वारंटी एक टर्म है जिसका मीनिंग क्या होता है कि सर्टेन कंडीशंस क्या करनी होती हैं, इंश्योरेंस में फुलफ़िल करनी होती है, टर्म एंड कंडीशन फुलफ़िल करनी होती है। अगर ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं की जाती तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो वारंटी 2 तरह की हो सकती है, यानी कि वारंटी एक टर्म एंड कंडीशन है जिसको इंश्योर्ड को क्या करना होता है, फुलफ़िल करना होता है। अगर वो इसको फुलफ़िल नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 तरह की होती है, एक्सप्रेस वारंटी और इम्प्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी का मतलब क्या होता है कि जो टर्म एंड कंडीशन इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपनी शिप का इंश्योरेंस करवा रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि उस शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो अपनी शिप को किसी सर्टेन एरिया में नहीं लेके जाएगा, स्पेसिफाइड पोर्ट्स में नहीं लेके जाएगा, दैट ही विल नॉट टेक दिस शिप इन सर्टेन स्पेसिफाइड स्पॉट। ठीक है, तो ये तो है एक्सप्रेस वारंटी जो कि रिटर्न में होती है। और कुछ ऐसी होती हैं टर्म एंड कंडीशन जो इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन नहीं होती। ठीक है, वो पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं होगी रिटर्न रूप में, बट ये टर्म एंड कंडीशन सभी को फॉलो करना कंपलसरी होता है, यानी कि बट दीज टर्म एंड कंडीशन आर टू बी फॉलोड एसेंशियल। इनको फॉलो करना क्या होता है, एसेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल एक शिप इंश्योरेंस है, तो अब उसके लिए क्या होगा, उसको वही रूट फॉलो करना होगा जो मोस्टली अदर शिप क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। अगर मान लो वो कोई ऐसा रूट फॉलो करती है जो ऑलरेडी जिसमें क्या है, डेंजर है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको उस रूट फॉलो करने के कारण अगर कोई डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम नहीं देगी, वो उससे पैसे उसको क्लेम फुलफ़िल नहीं करेगी। तो ये है इम्प्लाइड वारंटी जो कि रिटर्न में नहीं होती, बट यूजुअली सभी को क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है। और अगर ये नहीं फॉलो की जाती तो भी आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इफ़ एनी पर्सन गेट्स हिज प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय 3 इंश्योरेंस कंपनी। एक तो पहली बात ये लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो आप चाहे लाइफ इंश्योरेंस की 10 पॉलिसी ले लीजिए, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ डेथ उन 10 की 10 पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल जो कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है, पहली बात ये लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होगा, बाकी जनरल इंश्योरेंस पर ही अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा है 3 कंपनी से। अब उसको जब लॉस होगा, एट द टाइम ऑफ इंकरेंस ऑफ लॉस, ऑल 3 कंपनी विल कंपनसेट फॉर लॉस इंकर्ड बाय प्रोपोर्शनेट मैनर। अब देखो इसको विद एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो एग्जांपल के थ्रू अगर मेरे को बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगी इसको। मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसने क्या करा रखा है, अपना इंश्योरेंस करा रखा है 3 जगह। एक कंपनी में करा रखा है उसने 5 लाख का, एक कंपनी में करा रखा है 4 लाख का, और एक कंपनी में करा रखा है उसने कितने का, 3 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है अपनी प्रॉपर्टी का। मान लीजिए उसने अपनी दुकान का करा रखा है। ठीक है, अब उस दुकान में लग गई आग, तो ये नहीं कि ये इंश्योरेंस कंपनी भी उसके पैसे देगी, ये वाली भी देगी और ये वाली भी देगी, ऐसे तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो किस लिए लिया जाता है, फॉर सिक्योरिटी कवरेज, ना कि फॉर प्रॉफिट अर्निंग। लाइफ इंश्योरेंस के केस अलग है, बट बाकी इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं, फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ लेते हैं। मान लीजिए उसके दुकान में आग लग जाती है और उस दुकान से उसको कितने का नुकसान हो जाता है, 2 लाख का नुकसान हो जाता है। तो अब ये मतलब नहीं है कि 2 लाख ये कंपनी भी दे देगी, एक्स लिमिटेड भी दे देगी उसको, वाई लिमिटेड भी दे देगी और जेड लिमिटेड भी दे देगी। ऐसे तो उसका 2 लाख के नुकसान के बदले उसको कितने रुपए मिल जाएंगे, 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। नहीं, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये तीनों इंश्योरेंस कंपनी इस लॉस को रेशो में पूरा करती है। रेशो का मतलब 5:4:3, यानी कि इस 2 लाख रुपए को ये कैसे कवर करेंगी, 5:4:3 की रेशो में क्या करेंगी, कवर करेंगी। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखो आपको बता रखा है
कि मान लीजिए एक पर्सन ने इंश्योरेंस करा रखा है अपने घर का 12 लाख रुपए का, और 3 इंश्योरेंस कंपनी ले रखी है 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख। एट द टाइम ऑफ लॉस जो कंपनसेशन पे किया जाएगा वो किस तरह किया जाएगा, 1:3 की रेशियो में। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख लिया है तो 5:4:3। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, ये नहीं कि तीनों कंपनियाँ उसको कंपनसेट करेंगी, तीनों कंपनियाँ उसको जो कंपनसेट करेंगी वो रेशियो में कंपनसेट करेंगी, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम भर देती है, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा रखा है, बाइक पूरी तरह से डैमेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा उस बाइक का क्लेम दे भी दिया। तब क्लेम के बाद जैसी भी वो टूटी फूटी बाइक है, वो बाइक किसकी रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी की रहेगी, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज होता है ऑल द कंपनसेटरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज पर द प्रिंसिपल व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योरेंस फॉर लॉस of his property, then all right related to property automatically get transferred to the insurance company। कि जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके लॉस को क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है। उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट ऑटोमेटिकली किसके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ए ने अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाया है 1 लाख रुपए का, और उसका हाउस पूरी तरह से जल गया है फायर के कारण। इंश्योरेंस कंपनी ने ए को क्या दे दिया है, कंपनसेशन दे दिया है। तो अब ए जो है वो कैन नॉट सेल द वेस्ट ऑफ हिज हाउस एंड मेक मनी बिकॉज नाउ ओनरशिप एंड राइट ऑफ द बीन ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब जो ए है वो उसका मलबा नहीं बेच सकता, क्योंकि जो ओनरशिप के सारे राइट है वो अब किसके पास चले गए हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए हैं। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। समझ में आ गई ये बात। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए किसी के दुकान में आग लग रही है और उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो उसको खड़े देखते नहीं रहना है, कि इस चीज़ से नहीं रहना कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, आग लगे तो लगने दो। उसको वो हर प्रयास करने चाहिए जो कि वो अपनी दुकान को बचाने के लिए करता, ठीक है ना। तो वो उसको फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी करना चाहिए, अपने पर्सनली उसको क्या करना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए ताकि आग बुझ सके। अगर वो इस तरह के अपने एफ़र्ट्स नहीं डालता तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम पे नहीं करेगी। तो ये है प्रिंसिपल आपका, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट इंश्योर शुड ट्राई मिनिमाइज द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी इवन इफ़ इट इंश्योर्ड। यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको प्रॉपर्टी के लॉस को मिनिमाइज का मतलब कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो इंश्योर ही है। फॉर एग्जाम्पल, ए फायर ब्रोक आउट द गोडाउन, द ओनर डज नॉट एफर्ट टू एग्जॉस्ट द फायर। यानी कि जो ओनर है वो कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा फायर को बुझाने के लिए, जस्ट बिकॉज द गोडाउन इज इंश्योरेंस। ही मस्ट टेक एवरी एफर्ट्स टू एवरी एफर्ट्स टू एंग्विश द फायर। यानी कि उसको हर एफर्ट करना चाहिए क्या, फायर को बुझाने के लिए। उसको इमीडिएटली फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को फ़ोन करना चाहिए और वो हर चीज़ करनी चाहिए जो कि वो कर सकता है। जब गोडाउन अगर इंश्योर्ड नहीं है तो भी वो काम कर रहा है, तो उसको अभी भी वो सारे काम करने चाहिए। तो यानी कि लॉस को काम करने का उसको एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर वो ये नहीं करता तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। और इसके बाद जो लास्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेज़। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ का मतलब क्या है, द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस incurred by insurance due to reason mentioned in the insurance policy। अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में रीज़न मेंशन है कि भाई अगर इसी रीज़न से नुकसान होगा तो ही इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, लॉस पे करेगी, तो फिर वो उसी रीज़न के कारण ही लॉस प्ले करती है। इफ़ लॉसेज आर incurred ड्यू टू रीज़न नॉट मेंशन इन ए इंश्योरेंस पॉलिसी, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज को फॉलो किया जाता है। द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट अंडर द कंडीशन वेयर इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस बर्निंग, द प्रॉक्सिमेट कोज इज़ फॉलोड।
इसमें अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में वो कोज मेंशन नहीं है तो हमें कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉक्सिमेट कोज को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि हमें वो कारण ज्ञात करना पड़ता है जिसके कारण से लॉस हो सकता है, यानी कि क्या प्रॉक्सिमेट कोज हो सकता है जिसके कारण से लॉस हुआ है। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस बर्निंग, यानी कि जहाँ आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इस कारण से लॉस हुआ है, वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होएगा, प्रॉक्सिमेट कोज का प्रिंसिपल फॉलो होएगा। इफ़ ए शिप गेट डैमेज ड्यू टू सर्टेन friction of iceberg and these cause damage to the stock as well, now this damage is of the stock with insured, hence the insurance company will pay the compensation। अब इसके लिए एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए किसी ने अपने जो शिप है, शिप में क्या हो गया है, आइसबर्ग के साथ उसकी टक्कर हो गई है और जिसके कारण शिप में रखा हुआ स्टॉक भी क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब उस स्टॉक का कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पे करेगी, क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेट कोज क्या है कि शिप का नुकसान हुआ जिस कारण से क्या हुआ है, स्टॉक का नुकसान हो गया है। तो हमें जो उसका कारण होता है उसको फाइंड आउट करके हमें प्रॉक्सिमेट कोज के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। तो ये हैं आपके 8 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आप इसमें मैक्सिमम 6 प्रिंसिपल बहुत अच्छे से लर्न करेंगे जो कि ज़रूरी है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, एश्योरेंस और वाई इंश्योरेंस इज़ नीडेड। ठीक है, अभी ये चैप्टर है, आप 6 प्रिंसिपल इसके लर्न कीजिए।